सब कुछ हॉस्पिटल के गलियारों में तेज भागदौड़ से शुरू होता है, सीधा इमरजेंसी रूम की ओर। अंदर एक मरीज की हालत बहुत खराब है। नर्सेज देखती है कि उसकी धड़कन और सांसें थम गई है। तभी हमारा हीरो डॉक्टर यांग फौरन एक्शन में आता है और छाती दबाकर मरीज को बचाने की कोशिश शुरू करता है। शुक्र है मेडिकल टीम की मेहनत कामयाब होती है और मॉनिटर दिखाता है कि मरीज का दिल फिर से धड़कने लगा है। हालात काबू में आने के बाद दो नर्सेज राहत की सांस लेती है और डॉक्टर यांग को एक बार फिर दिन बचाने के लिए धन्यवाद देती है। एक नर्स दूसरा मौका पाकर दूसरे डॉक्टर की बुराई करती है, उसे एकदम बेकार इंसान बताती है, लेकिन यांग ये सुन लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, उसका काम जिंदगियां बचाना है, भले थोड़ा लेट हो जाए। वो नर्सेज को बताता है कि मरीज अब स्थिर है और अगर कुछ भी चाहिए तो उसे बुला सकती है। जब यांग वहां से निकलता है, नर्सेज आपस में कहती है कि काश उनका पति भी ऐसा होता। फिर वह थका हारा अपने अपार्टमेंट में आराम करने जाता है। घर पहुंचते ही घड़ी देखता है और समझ जाता है कि वह बहुत लेट हो गया है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लिली जरूर परेशान हो रही होगी। वह सोचता है कि वह बहुत काम कर रहा है, इस वीकेंड को लिली के साथ टाइम बिता उसकी भरपाई करेगा। बाथरूम के पास जाता है तो लिली की आवाज सुनाई देती है। वह किसी को मिस कर रही है या वह धीरे से दरवाजा खोलकर झांकता है, लेकिन जो देखता है वह दिल तोड़ देने वाला है। वह हैरान होकर सोचता है ये कैसे हो सकता है, मुझे तो पूरा टाइम धोखा दिया गया। बाथरूम के भाप में सीन देखते हुए उसका दिल टूट जाता है और गुस्सा भर जाता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। वह सोचता है कि वह दूसरा आदमी कौन हो सकता है, लेकिन फिर मन में कहता है क्या फायदा, बेहतर है उन्हें थोड़ी इज्जत के साथ छोड़ दूं। अंदर लिली अपने लवर से कहती है जल्दी कर निकल जा, यहू अब आने वाला है। वह आदमी बोलता है ये जोखिम भरा सीन थोड़ा रोमांचक नहीं लगता। यांग को उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। लिली पूछती है कि क्या उसने अपने पापा से उसकी प्रमोशन की बात की। वह आदमी कहता है कि वह मदद करेगा और तभी यांग को पता चलता है कि यह गो जियांग है। तब उसे समझ आता है कि लिली ने प्रमोशन के लिए उसे धोखा दिया। वह दोनों यांग की जॉब के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि यांग का कोई चांस नहीं क्योंकि जियांग के पापा का वहां सब पर कंट्रोल है। जियांग को लूजर बोलता है और लिली से पूछता है कि क्या उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए जरा भी अफसोस है। लिली तिरस्कार भरे लहजे में कहती है कि वह तो बस एक नाजायज है और उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं। नाजायज शब्द सुनकर यांग को गहरा सदमा लगता है क्योंकि उसकी मां को इसी वजह से परिवार से निकाल दिया गया था और ये दर्द वह हमेशा से ढो रहा है। बाथरूम में जियांग पूछता है कि ऐसा क्यों, और लिली बताती है कि यांग को तो अपने बाप का भी पता नहीं। जियांग इस पर हंसता है और यांग की मां के बारे में बेहुदा मजाक करता है। ये सुनकर यांग का गुस्सा फट पड़ता है। वो बाथरूम में घुसता है और जियांग के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। चौंक कर जियांग पूछता है कौन है, लेकिन यांग कुछ नहीं बोलता, बस गुस्से भरी नजरों से दोनों को घूरता है। जियांग उसे पहचान लेता है और लिली घबरा जाती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि यांग को सब कुछ मालूम हो गया। दिल टूटा यांग कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जंग लिली ऐसी इंसान होगी। लिली तौलिया लपेटकर जवाब देती है कि वह अंधी थी जो यांग जैसे हारे हुए से प्यार कर बैठी। वह शिकायत करती है कि 2 साल से ज्यादा की डेटिंग में उसे बस एक पुराना ब्रेसलेट मिला। वह ब्रेसलेट उतार फेंकती है और कहती है अब से हमारी राहें जुदा है। यांग को पुरानी यादें ताज़ा होती है जब लिली खुश रहा करती थी और वह सोचता है कि वह इतना कैसे बदल गई। वह नीचे फेंके हुए ब्रेसलेट को देखता है। अपने रिश्ते के खत्म होने पर सोचते हुए जियांग उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वह शो देखने रुकना चाहता है। इससे यांग का सब्र जवाब दे जाता है और वह जियांग को एक और मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि मुक्के से उसका एक दांत टूट गया है, लेकिन वह हार नहीं मानता, चिल्लाता है कि उसे यांग से डर नहीं। लिली यह सब देख रही होती है। जियांग आगे बढ़ता है और एक मुक्का मारता है जिससे यांग जमीन पर गिर जाता है। बिना किसी रहम के जियांग यांग के हाथ पर जोर से पैर मारता है जो पहले से ही बेसहारा पड़ा है। क्रूर हंसी के साथ जियांग यांग के हाथ को पैर से कुचलता है और कहता है कि उसे अपनी औकात नहीं पता। फिर वह लिली से कहता है कि चलो और यांग को जमीन पर लूजर की तरह छोड़कर चला जाता है। जमीन पर पड़े यांग के घायल हाथ से अचानक ब्रेसलेट में से एक रहस्यमय आवाज आती है। वो आवाज अपने आप को यांग परिवार का पूर्वज बताती है जो उस ब्रेसलेट में अपनी चेतना छोड़ गया था। वह आत्मा यांग को इस दयनीय हालत में देखकर दुखी होती है और उसे सब कुछ सिखाने का फैसला करती है।
लेकिन वह चेतावनी देता है कि अगर याओंग उसकी बात नहीं मानेगा तो उसका अंत दुखद और अकेला होगा। तभी ब्रेसलेट से एक सुनहरा एनर्जी ड्रैगन निकलता है और याओंग की छाती में धंस जाता है। याओंग को तेज दर्द होता है और वह इस नज़ारे से पूरी तरह हैरान रह जाता है। जैसे ही ये दृश्य खत्म होता है, याओंग खुद को फिर से बाथरूम में पाता है बिना किसी अंदाजे के कि क्या हुआ। गुस्से में वह उस धोखेबाज जोड़े को कोसता है। तभी वह उठता है और देखता है कि उसके हाथों से एक अजीब नीली चमक निकल रही है। वह अपने घायल हाथ को देखता है और सोचता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। सब कुछ एक अजीब सपने जैसा लग रहा था या फिर कोई भ्रम। तभी याओंग के दिमाग में प्राचीन तावीजों और जादुई मंत्रों का ढेर सारा ज्ञान उमड़ पड़ता है। उसे तरह तरह के जादू के बारे में पता चलता है, सौभाग्य, दुर्भाग्य और यहाँ तक कि हिलने डुलने वाले तावीज भी। ज्ञान का सिलसिला रुकता नहीं और उसे 108 तरह के मंत्रों का पता चलता है जिनमें भूत भगाने और स्वर्गीय दृष्टि जैसे जादू शामिल है। ये सब देखकर याओंग पूरी तरह हैरान है और सोचता है कि आखिर यह हो क्या रहा है। अपने हाथों को देखता है जहां से नीली ऊर्जा की चमक निकल रही है। अचानक उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर मिस बिंग का नाम दिखता है। फर्श पर पड़ा याओंग फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी औरत की आवाज आती है जो उसे सुबह सबसे पहले हॉस्पिटल में मिलने का हुक्म देती है। बिना कुछ पूछे याओंग हामी भरता है और फोन रख देता है। फिर वह सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि डायरेक्टर पहले कभी किसी पर इतना गुस्सा नहीं हुई थी। अगली सुबह यह अपने बॉस से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही वह गलियारे में दाखिल होता है, कुछ लोग एक शानदार औरत को देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ मरीज उसे पहचानते हैं और कहते हैं कि यह वही मशहूर प्रोफेसर भाई है जिन्होंने उनके परिवार वालों की सर्जरी की थी। ये है बाबिंग जियांगा की सबसे कम उम्र की चीफ सर्जन जिनका रिज्यूमे शानदार और रहस्यमय है। इधर याओंग गलियारों से गुजरता है और कुछ डॉक्टर्स उसे तिरस्कार भरी नजरों से घूरते हैं। वह आपस में फुसफुसाते हैं कि इसे अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इन तानों को नजरअंदाज करते हुए याओंग डायरेक्टर के ऑफिस के दरवाजे तक पहुँचता है। वह गहरी सांस लेता है क्योंकि उसे अंदर होने वाली बातचीत से डर लग रहा है। हिम्मत जुटाकर वह दरवाजा खटखटाता है और डायरेक्टर बाई को अपना नाम बताता है। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। याओंग डायरेक्टर के डेस्क के सामने जाकर ठिठक जाता है। गंभीर चेहरा लिए डायरेक्टर पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसे क्यों बुलाया गया। घबराया हुआ याओंग कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन डायरेक्टर उसे ठंडी नजरों से घूरती है और कहती है कि वह हमेशा उसका बहुत सम्मान करती थी। फिर गुस्से में वह कागजों का ढेर उसकी ओर फेंकती है और कहती है कि उसने उन्हें बहुत निराश किया है। कागजों में दो एक समान मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। एक पर याओंग का हस्ताक्षर है और दूसरी पर गो जियांग का। याओंग हैरान है कि उसका थीसिस और जियांग का कैसे एक समान हो सकता है। डायरेक्टर उसे चोरी का इल्जाम लगाती है। याओंग घुटनों पर गिरकर सफाई देता है कि उसने पूरे महीने उस थीसिस पर मेहनत की थी। वह कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जंग लिली जो उसके साथ नाइट शिफ्ट में थी उसकी बेगुनाही साबित कर सकती है। लेकिन डायरेक्टर उसकी एक बात नहीं मानती और बताती है कि जंग लिली ने उसके खिलाफ गवाही दी है। ये सुनकर याओंग का दिल और टूट जाता है कि लिली ने फिर से उसे धोखा दिया। डायरेक्टर कहती है कि तुरंत प्रभाव से उसे क्लिनिक से निकाला जा रहा है और उसका तबादला कर दिया जाएगा। सदमे में याओंग सोचता है कि अगर उसे नर्सिंग की पोजीशन में डिमोट कर दिया गया तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा। पूरी तरह हारा हुआ याओंग ऑफिस से निकलता है और नफरत भरी नजरों से वह कसम खाता है कि वह उस धोखेबाज जोड़े को उनके किए की सजा देगा। अभी भी खबर से हिल गया। याओंग लिफ्ट का इंतजार करता है। तभी लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। हैरानी की बात, अंदर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका लवर एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। खून खोलते हुए याओंग सोचता है कि सचमुच दुश्मनों से सबसे गलत जगह मुलाकात होती है। जियांग उसका मजाक उड़ाता है, कहता है क्या इत्तेफाक है तुझसे यही मिलना। याओंग अपनी बदकिस्मती को कोसता है। जियांग कहता है कि वह खुशकिस्मत है कि बिंग उसका ख्याल रख रही है। याओंग कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वह डायरेक्टर बाई की बात क्यों कर रहा है। फिर जियांग हैरानी जताता है और पूछता है कि क्या वह दोनों किसी तरह जुड़े हुए हैं। याओंग को चिढ़ाने के लिए वो डायरेक्टर के बारे में गलत सवाल करता है, जिससे याओंग का गुस्सा भड़क जाता है। लिली चिल्लाकर कहती है कि उसने बेस्ट इंटर्न को हटवाया ताकि जियांग चमक सके। जियांग और मजाक उड़ाता है, कहता है कि वह हॉस्पिटल में याओंग के साथ जो चाहे कर सकता है। तभी याओंग को एहसास होता है कि डायरेक्टर असल में उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है और उसे हॉस्पिटल छोड़ना नहीं चाहिए।
जियांग लिली से पूछता है कि उसने ऐसे कचरे से रिश्ता क्यों रखा और लिली कहती है कि तब उसे जियांग के बारे में नहीं पता था। फिर जियांग लिली को होटल चलने का न्योता देता है और वह शर्माने का नाटक करती है। वह लगातार ताने मारता रहता है और यांग चुपचाप ये सब देखता है। अंदर से यांग का खून खल रहा है, उसकी मुट्ठियां कस रही है, लेकिन उसे याद आता है कि लिफ्ट में कैमरे हैं और वह अभी कुछ नहीं कर सकता। वह खुद को शांत करता है, सोचता है कि बदला ठंडा करके लिया जाता है। आखिरकार लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंचती है और एक घंटी की आवाज गूंजती है। दरवाजे खुलते ही जियांग उसे कंधे से पकड़कर रोकता है। तिरस्कार भरी नजरों से यांग पूछता है कि अब और क्या चाहिए। जियांग हंसता है और कहता है कि वह हॉस्पिटल में यांग के लिए चीजें आसान नहीं बनाएगा। तभी वह जोर से चिल्लाकर लॉबी में सबका ध्यान खींचता है। वह चोरी और मारपीट की एक झूठी कहानी बनाकर यांग की इज्जत मिट्टी में मिलाता है। आसपास के लोग बिना सच जाने यांग को जज करने लगते हैं। बाकी कर्मचारी भी हैरान होकर कहते हैं कि ऐसा सहकर्मी कितना डरावना है। यांग गुस्से में दांत पीसता है, लेकिन हालात बिगड़ने से बचने के लिए चुप रहता है। मगर जियांग अभी रुका नहीं है। वो फिर सबका ध्यान मांगता है और कहता है कि एक और बात बतानी है। जियांग सबके सामने ये खुलासा करता है कि यांग को उसकी अकेली माँ ने पाला और उसे सबके सामने बेइज्जत करता है। यह आखिरी ताना यांग के दिल को चुभ जाता है और उसका गुस्सा भड़क उठता है। आसपास के लोग यांग के परिवार के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसा इंसान भला डॉक्टर कैसे बन सकता है, और बेइज्जती सहन न कर पाने की वजह से यांग वहां से भागने लगता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर वह ऐसे भाग गया तो उसका डॉक्टरी का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अचानक वह रुक जाता है और उसके चारों ओर नीली चमक उभरती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। जियांग उसका मजाक उड़ाता है कि वह डर कर भाग रहा है, लेकिन यांग ठान लेता है कि अब कुछ नया आजमाने का वक्त है। गुस्से भरी नजरों से यांग जियांग से पूछता है कि क्या उसे अपने झूठ का अंजाम नहीं डराता। मगर जियांग हंसकर कहता है कि उसे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि वह तो सच बोल रहा है। यांग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है और वह अपनी चाल चलने को तैयार होता है। तभी अचानक जियांग गिर पड़ता है और उसके मुंह से लाल रंग का तरल निकलने लगता है। जियांग जमीन पर गिरा हुआ है और सब हैरान है कि यह क्या हो गया। जियांग की कोई चीज जमीन पर जोर से टकराकर टूट जाती है। दर्द से करहाते हुए जियांग का चेहरा खरोचों से भर जाता है। वह दर्द में चीखता है और उसकी गर्लफ्रेंड लिली यह सब देखकर सन रह जाती है। लिली दौड़कर जियांग की मदद के लिए आती है और पूछती है कि वह ठीक है कि नहीं, मगर वह ताने मारते हुए जवाब देता है। यांग पास आता है और जियांग से पूछता है कि क्या उसे यह कर्मों का फल नहीं लगता। ये सुनकर लिली यांग की बातों से हैरान रह जाती है। वह यांग पर इल्जाम लगाती है कि उसने सब कुछ प्लान किया, लेकिन यांग बस इतना कहता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है। जियांग लिली से कहता है कि उसे इमरजेंसी रूम ले चलो और लिली मान जाती है। वो उसे सपोर्ट करके ले जाने लगती है और कहती है कि वह ठीक हो जाएगा। तभी एक नर्स पास से गुजरते हुए ठोकर खाती है और चीख पड़ती है। उसके हाथ का ट्रे उल्टा है और दवाइयों की शीशियां हवा में टूट जाती है। वह तरल जियांग के जख्मों पर गिरता है और वह दर्द से चीख उठता है। लिली यह सब देखकर हैरान हो जाती है। नर्स बार बार माफी मांगती है, लेकिन लिली उसे लापरवाही के लिए डांटती है। वह दूसरी नर्सेस से चिल्लाकर व्हीलचेयर लाने को कहती है। लिली जियांग को व्हीलचेयर पर बिठाती है और कहती है कि वह उसे इमरजेंसी रूम ले जाएगी। मगर जैसे ही वह लिफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं, लिफ्ट अटक जाती है। जियांग दर्द में चीखता है क्योंकि लिफ्ट का दरवाजा उसके शरीर को कुचल देता है। लिली उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह चिल्लाता है कि वह उसे और चोट पहुंचा रही है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जबकि जियांग चीखता रहता है। अचानक हॉस्पिटल की सारी लाइट्स चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में फंसा जियांग घबराकर मदद के लिए चीखने लगता है। आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये सचमुच कोई दयनीय सजा है। इस बीच जियांग ठंडी और सोची समझी नजरों से ये सब देख रहा होता है। फिर कहानी पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां एक प्राचीन जादू की किताब दिखती है। यांग एक तावीज पकड़े हुए हैं और कहता है कि वह इसे किसी पर आजमाएगा। वह तावीज एक शक्तिशाली बदकिस्मती का तावीज है जो नीली चमक से घिरा हुआ है। वर्तमान में वापस आते हुए यांग सोचता है कि बुराई को हमेशा सजा मिलती है और ये तावीज एकदम जादू की तरह काम कर गया। पता चलता है कि वह तावीज यांग की जेब में है।
एक संतुष्ट मुस्कान के साथ यांग अपनी बनाई हुई अफरा-तफरी को देखता है। फिर सीन हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार के गार्डन में शिफ्ट होता है जहां एक बड़ा तालाब है। यांग वहां से गुजर रहा होता है। सोचता है कि वह अभी घर नहीं जा सकता वरना उसकी मां परेशान होगी। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि कोई तालाब में गिर गया है। एक छोटा बच्चा तालाब में तड़प रहा है और आसपास के लोग मदद के लिए चीख रहे हैं। बच्चा पानी में डूबने लगता है और कोई चिल्लाता है कि एम्बुलेंस बुलाओ। बिना एक पल गवाए वह तालाब की ओर दौड़ता है और बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। पूरी ताकत से तैरकर वह बच्चे तक पहुंचता है और उसे पकड़कर तालाब के किनारे की ओर लाता है। जमीन पर पहुंचकर यांग पूछता है कि बच्चे के माता पिता कहाँ हैं। कोई चिल्लाता है कि मदद रास्ते में है, लेकिन बच्चा बेहोश है और हिल नहीं रहा, जिससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। हालात की गंभीरता समझते हुए यांग बिना वक्त गवाए सीपीआर शुरू करता है। बच्चा धीरे धीरे रिएक्ट करने लगता है। उसकी आंखें खुलती है। कुछ तनाव भरे पलों के बाद बच्चा खांसता है और सारा पानी उगल देता है। हैरान बच्चा पूछता है कि वह कौन है और यांग बताता है कि उसने उसे बचाया और उसके परिवार के बारे में पूछता है। तभी एक बूढ़ा आदमी और उसका बॉडीगार्ड बच्चे का नाम पुकारते हुए दौड़ कर आते हैं। बच्चा चिल्लाता है दादाजी। बूढ़ा आदमी अपने पोते को गले लगाता है। बहुत परेशान होकर पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। बच्चा हादसे के लिए माफी मांगता है। फिर बच्चा यांग की ओर इशारा करके कहता है कि इसने उसे पानी से निकाला। यांग सुझाव देता है कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए और दादाजी को और सावधान रहने की सलाह देता है। बॉडीगार्ड को यांग का लहजा पसंद नहीं आता और वह पूछता है कि क्या उसे पता है कि वह किससे बात कर रहा है, मगर बूढ़ा आदमी उसे डांटता है। बूढ़ा आदमी अपने असिस्टेंट को बच्चे को गाड़ी तक ले जाने को कहता है क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल जाना है। फिर यांग की ओर मुड़कर धन्यवाद देता है और कहता है कि वह सही है, अब वह और सावधान रहेगा। यांग गौर से देखता है और नोटिस करता है कि बूढ़े आदमी के गले में सोने की चैन है जो बताती है कि वह कोई अमीर शख्स है। उसके कपड़े भी बहुत महंगे लगते हैं, जिससे पक्का हो जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं। ये समझते ही यांग थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह किस बड़ी सिचुएशन में फंस गया। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर से उसे धन्यवाद देता है और उसका नाम पूछता है। बूढ़ा आदमी यांग को उसकी मदद का इनाम देना चाहता है और यांग अपना परिचय देते हुए कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कृतज्ञता के तौर पर बूढ़ा आदमी उसे $5 लाख का एक कार देता है, लेकिन यांग उसे ठुकरा देता है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं और फिर यांग पूछता है कि क्या उसे कभी कोई अजीब सी तकलीफ होता था। बूढ़ा आदमी इस सवाल से हैरान हो जाता है और कहता है कि वह नियमित चेकअप करवाता है और पूरी तरह स्वस्थ है। यांग कहता है कि उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, लेकिन शायद वह गलत हो और उसे इसकी परवाह ना करने को कहता है। फिर यांग अलविदा कहता है और बूढ़े आदमी को याद दिलाता है कि अपने पोते को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाए। यांग को जाते देख बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसने सालों तक दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों से अपनी सेहत की जांच करवाई, लेकिन कोई भी उसकी गंभीर बीमारी का पता नहीं लगा सका। वह सोचता है कि शायद भगवान उसे मरने से पहले कुछ और साल जीने का मौका दे रहे हैं। गाड़ी में बैठकर बूढ़ा आदमी अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है जो पूछता है कि ड्रैगन किंग क्या चाहते हैं। ड्रैगन किंग अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है कि यांग के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता करो। इधर यांग को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसने एक बहुत रसूखदार शख्स का ध्यान खींच लिया है। घर पहुंचकर वह अपनी मां को आवाज देता है कि वह आ गया। तभी उसकी मां खाने की प्लेट लेकर आती है और पूछती है कि वह पूरा भीगा क्यों है। वो उसके बाल सुखाती है और मजाक में कहती है कि शायद वह झील में गिर गया। यांग हैरान हो जाता है, लेकिन खाने की खुशबू मस्त है। वह बताने लगता है कि उसने एक बच्चे को डूबने से बचाया और फिर बच्चे का दादाजी आ गया। उसकी मां कहती है कि उसने सही किया, लेकिन उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि उसकी जिंदगी उसके लिए बहुत कीमती है। वह कहती है कि वह उसका पूरा संसार है और नहीं चाहती कि उसके बेटे को कुछ हो। यांग जवाब देता है कि वह भी मां के लिए उतना ही जरूरी है और मजाक करता है कि अगर वह ऐसे ही खिलाती रही तो वह बीमार पड़ जाएगा। उसकी मां चियान जिंगलिन इस मजाक पर मुस्कुराती है। हमें पता चलता है कि वह एक बड़े परिवार से थी। यांग को पुरानी तस्वीरें याद आती है जो इस बात का सबूत है, लेकिन उसकी मां कभी अतीत की बात नहीं करती। उसे लगता है कि भले वह एक अमीर परिवार था, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया और फिर कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। इस वजह से यांग को अपनी मां की वह तकलीफ याद आती है जब उसे छोटे यांग के साथ घर छोड़ना पड़ा था।
लेकिन यांग को अपने पिता से और ज्यादा नफरत है जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। वह अपने पिता को एक गैर जिम्मेदार इंसान मानता है जो मां को अकेला छोड़कर गया और जीने का हकदार नहीं। वह एका भरता है, याद करता है कि जब भी उसने अपने पिता के बारे में पूछा उसकी मां चुप और उदास हो जाती थी। वह इस बात को छोड़ देता है क्योंकि यह उसकी मां को और दुखी करेगा। फिर उसकी मां कहती है कि वह लिली को डिनर के लिए बुलाए क्योंकि वह उससे बात करना चाहती है। वह कहती है कि उसे जल्दी पोते पोतियां चाहिए जिससे यांग का मूड खराब हो जाता है। वह थकान का बहाना बनाकर अलविदा कहता है और उसकी मां मान लेती है कि उसे आराम चाहिए। वह अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। बिस्तर पर लेटकर वह सोचता है कि उसे अपनी मां से कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लिली के धोखे की बात कैसे बताएं। इस सब से थककर वह करवटें बदलता रहता है। नींद नहीं आती। तभी उसे कुछ जरूरी याद आता है जो सब कुछ बदल सकता है। उसे याद आता है कि उसके परिवार के पास मायन तावीज़ों का पूरा कलेक्शन है और सिर्फ तावीज़ ही नहीं, या परिवार के पास मेडिकल और मार्शल आर्ट्स के कई राज भी हैं। नींद न आने की वजह से वो इस ज्ञान का कुछ फायदा उठाने का फैसला करता है। रात जल्दी गुजर जाती है और नया दिन शुरू होता है। यांग पूरी रात जागता रहा और अपने परिवार के खजाने से हैरान है। फिर वह घड़ी देखता है जो 10:08 बजा रही है और उसे एहसास होता है कि उसे काम पर जाना है। जल्दी में वह अपनी मां को अलविदा कहता है जो उसे आराम से जाने और जल्दबाजी न करने की सलाह देती है। उसका बेटा चला जाता है और मां मुस्कुराते हुए सोचती है कि इस लड़के की एनर्जी कितनी कमाल की है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो नर्स स्टेशन का साइन देखता है। वहां कुछ नर्सेस हैं और एक नर्स बहुत परेशान दिख रही है। एक सहकर्मी बताता है कि रूम 301 का मरीज बहुत मुश्किल है और पहले ही 4 लोगों को भागा चुका है। तभी हेड नर्स आती है और यांग को उस मुश्किल मरीज की देखभाल का जिम्मा देती है। मजबूरी में यांग मान लेता है और उस औरत के रूम की ओर जाता है। हैरानी की बात, मरीज एक बहुत खूबसूरत औरत है जो उसे अंदर बुलाती है। यांग उसकी खूबसूरती देखकर हक्का बक्का रह जाता है और शर्मा जाता है। वह औरत हॉस्पिटल पर सवाल उठाती है कि उन्होंने उसकी देखभाल के लिए एक मेल नर्स क्यों भेजा। यांग प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता है, अपनी बैज दिखाता है और खुद को यांग के नाम से मिलवाता है। मरीज उसका नाम दोहराती है और मुस्कुराते हुए उसे बेड के पास खींचती है। वह पूछती है कि उसे पहली बार देखकर क्या ख्याल आया। यांग हकलाते हुए कहता है कि वह उसे बहुत खूबसूरत लगी। वह औरत उसके कान के पास आती है और पूछती है कि उसे उसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। वह धीरे धीरे अपना चेहरा यांग के करीब लाती है। माहौल गर्म होता है। यांग पूरी तरह घबरा जाता है और धीरे से उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है ताकि शांत रहे। औरत हंसती है और कहती है कि वह शर्मीला है और उसका जवाब बहुत ईमानदार नहीं था। यांग अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसके पैर की जांच करेगा, लेकिन वह मजाक में कहती है कि उसे शर्मिंदगी हो रही है। किसी का उसके पैर को छूना अजीब लगता है। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए यांग नीचे झुकता है और सावधानी से उस मरीज के घायल पैर की जांच शुरू करता है। जैसे ही वह पट्टी हटाता है, यांग उस औरत के घायल पैर को देखता है जहां एक बड़ा निशान है और वह तेज दर्द की शिकायत करती है। यांग पूछता है कि उसे यह चोट कैसे लगी। औरत बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी हड्डियां टूट गई थी। घाव का मुआयना करते हुए यांग को लगता है कि उसे दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं है। तभी एक डॉक्टर कमरे में दाखिल होता है और मरीज कहती है कि उसे निशान नहीं चाहिए। वह बताती है कि वह खराब मूड में थी, लेकिन इस नर्स ने उसका मूड ठीक कर दिया। वह डॉक्टर से निशान के बारे में पूछती है और वह कहता है कि इसे ठीक होने में महीनों लगेंगे। औरत निराश होकर पूछती है कि क्या कोई और रास्ता है। यांग बीच में बोल पड़ता है कि वह 1 हफ्ते में उसे ठीक कर सकता है। डॉक्टर गुस्से में आग बोला हो जाता है और यांग को झूठा ठग कहकर चिल्लाता है। डॉक्टर का असिस्टेंट भी गुस्सा होकर कहता है कि एक नर्स को डायग्नोसिस देने की इजाजत नहीं, लेकिन मरीज गंभीर चेहरा लेकर बहस को रोक देती है। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यांग की बातें अंधविश्वास है, लेकिन वह डॉक्टर को चुप रहने को कहती है। वो औरत उठकर यांग को चैलेंज करती है कि क्या वह सचमुच 1 महीने में उसके निशान हटा सकता है। यांग उसे समझाता है और वह जादू टोने की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। यांग बताता है कि यह गुप्त तकनीकें हैं जिनमें जादुई शक्तियां हैं, कोई अंधविश्वास नहीं। वह पूछती है कि क्या वह सचमुच उसके निशान हटा सकता है, और यांग कहता है कि बस 5 मिनट लगेंगे।
डॉक्टर और उसका असिस्टेंट उस पर यकीन नहीं करते और तंज कसते हैं कि अगर वह इतना ताकतवर है तो नस क्यों है। याओ थोड़ा अटाता है और बताता है कि गोजियांग नाम के एक शख्स ने उसे फंसाया। डॉक्टर उसे बहाने बनाने से रोकता है, लेकिन मरीज फिर से उसे चुप कराती है। वह शिकायत करती है कि हॉस्पिटल्स बेकार है और अगर वह उसकी मदद नहीं कर सकते तो जो कर सकता है उसे रोकना नहीं चाहिए। वह याओ को अपना पर्सनल नर्स नियुक्त करती है और शुरू करने को कहती है। याओ उसका भरोसा जीतने के लिए शुक्रिया अदा करता है और तुरंत प्रक्रिया शुरू करता है। वो एक हाथ का इशारा करता है और उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा घूमने लगती है। वह सारी शक्ति अपने हाथों में लाता है जिससे एक चमकदार गोला बनता है। तेजी से वह एक कागज का तावीज उसके घाव पर रखता है। डॉक्टर यह सब हंसते हुए देखता है और कहता है कि याओ अच्छा एक्टर है। असिस्टेंट भी तंज कसता है कि उसे नर्स की जगह एक्टर बनना चाहिए, लेकिन याओ दोनों को नजरअंदाज करके अपने जादू पर फोकस रखता है। अचानक उसके पैर पर रखा तावीज तेजी से चमकने लगता है। मरीज हैरान होकर देखती है कि उसका निशान गायब हो गया। डॉक्टर उसके पैर को देखकर सन्न रह जाता है, समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। औरत की त्वचा एकदम बेदाग है और डॉक्टर सोचता है कि यह मुमकिन ही नहीं। घबराहट में डॉक्टर उसका पैर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि इतनी जल्दी ठीक होना नामुमकिन है, लेकिन औरत गुस्से में उसे लात मारकर दूर करती है और कहती है कि वह बूढ़ा सठिया गया है। ठंडी नजरों से वह कहती है कि अगर उसका और कोई काम नहीं तो वह जा सकता है। डॉक्टर शर्मिंदगी में माफी मांगता है और कहता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था। वह औरत याओ से कुछ ब्यूटी ट्रिक सिखाने को कहती है और वह मान लेता है। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा है। डॉक्टर चुपचाप चलता है, सोच में डूबा कि यह सब कैसे हुआ। उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या याओ सचमुच इतना ताकतवर है। गुस्से में डॉक्टर उसे चुप रहने को कहता है और अकेले रहने के लिए ऑफिस वापस भेज देता है। इधर मरीज का कमरा अब खाली और शांत है। वह औरत चुपचाप याओ को देखती है, सोच में डूबी। उसकी नजरें देखकर वह पूछता है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ है। मुस्कुराते हुए वह औरत उसके बहुत करीब आती है और यह हकलाते हुए कहता है कि सूजन होना नॉर्मल है। वह हल्के से हंसती है, उसकी शर्मीली प्रतिक्रिया से मजा लेते हुए। बेड पर चढ़कर वह एक और बोल्ड सवाल पूछती है और याओ कहता है कि वह बहुत जल्दी बढ़ रही है। वह मजाक में कहती है कि क्या वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि वह बहुत खूबसूरत है। इससे याओ का चेहरा लाल हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि जवाब में क्या कहें। वह हंसती है और कहती है कि याओ दूसरों को खुश करना अच्छे से जानता है और वह उस पर भरोसा करेगी। फिर वह औपचारिक रूप से अपना परिचय लिन जिशी के तौर पर देती है और हाथ बढ़ाती है। याओ को मजा आता है। वह सोचता है कि फेरी लिन का निकनेम उस पर ज्यादा सूट करता है। तभी वह पूछती है कि उसने क्या कहा, लेकिन याओ टाल जाता है कि कुछ नहीं। वह मुस्कुराती है और कहती है कि उसने सुन लिया और सब उसे पीठ पीछे फेरी लिन कहते हैं। याओ कहता है कि उसे फेरी कहना पूरी तरह सही नहीं और वह कंफ्यूज हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वह फेरी से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो औरत उसकी बातों से मोहित हो जाती है और कहती है कि वह चालाक और मीठा बोलने वाला है, इसलिए वह उसे एक इच्छा पूरी करने का मौका देगी। याओ सोचता है और कहता है कि वह 1 महीने तक उसका नर्स बनना चाहता है क्योंकि उसे शायद हॉस्पिटल छोड़ना पड़े। लिन जिंगशी समझ नहीं पाती और कहती है कि यह बर्बादी है। वह उसे कुछ अमीर औरतों से मिलवा सकती है, लेकिन याओ कहता है कि उसका मकसद पैसा नहीं बल्कि एक असली डॉक्टर बनकर जिंदगियां बचाना है। वह उसे चुपचाप देखती है, उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर। हल्की मुस्कान के साथ वह आंखें बंद करती है और कहती है कि उसे आखिरकार समझ आया कि वह क्या चाहता है। वह कहती है कि उसे सपनों वाले मर्द पसंद है और अब से वह उसका खास नज़ होगा। याओ हैरान लेकिन बहुत खुश होता है और मिस लिन को इस मौके के लिए धन्यवाद देता है। वह पूछता है कि क्या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है और वह उसे बहुत दिलचस्प मानती है। याओ के जाने के बाद वो औरत अकेले अपने कमरे में फ़ोन उठाती है। वह किसी को फ़ोन करके एक नर्स याओ के बारे में सब कुछ पता करने को कहती है। कुछ पल बाद उसे अपने फ़ोन पर एक फ़ाइल मिलती है जिसमें याओ की सारी जानकारी है। फाइल पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि याओ का इतिहास चोरी और धोखे से भरा है। अचानक दरवाजे पर खटखट होती है और एक लैब कोट पहने आदमी मुस्कुराते हुए लिन को नमस्ते करता है। गंभीर चेहरा लिए लिन पूछती है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वह आदमी अपना परिचय डॉक्टर गुंग के रूप में देता है जो सर्जरी डिपार्टमेंट से है। फिर वह याओ की बुराई शुरू करता है, कहता है कि उसने उसका थीसिस चुराया और वह एक बुरा इंसान है।
तभी याओ वापस आता है और गोंग लिन से कहता है कि उसे याओ को निकाल देना चाहिए क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिन मुस्कुराती है और याओ को दोहराती है कि डॉक्टर ने उसे आलसी कहा। याओ गुस्से में आकर गूंग से कहता है कि वह अपनी हद न लांघे, लेकिन गूंग उसे घूरता है। फिर डॉक्टर लिन की ओर मुड़ता है और कहता है कि वह उसकी सलाह पर गौर करे। लेकिन लिन पूछती है कि अगर वह याओ को अपने नर्स के रूप में रखना चाहे तो क्या होगा। डॉक्टर धमकी देता है कि हॉस्पिटल किसी भी समस्या की जिम्मेदारी नहीं लेगा। नाराज लिन पूछती है कि क्या वह उसे धमका रहा है और क्या हॉस्पिटल को इसकी खबर है। लिन गुस्से में याओ की ओर देखती है और दुनिया के नेचुरल नियमों की बात शुरू करती है कि जानवर कैसे जीवित रहने के लिए ढल जाते हैं। लेकिन याओ कहता है कि वह ऐसा इंसान नहीं जो बस चुपचाप आगे बढ़ जाए, बल्कि वह दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। लिन कहती है कि अगर वह बहुत अच्छा रहा तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। याओ गंभीर चेहरा लिए कहता है कि वह उसकी बात अच्छे से समझ गया है। लिन पूछती है कि वह कब तक दूसरों को खुद को कंट्रोल करने देगा। याओ गूंग को घूरता है जिससे वह चौंक जाता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है। गूंग याओ के रवैया से गुस्सा होकर उसे गाली देता है। बिना सोचे याओ गूंग के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। कमरे में हंगामा मच जाता है। गूंग हैरान होकर अपना चेहरा पकड़ता है और पूछता है कि याओ को उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन याओ गंभीर चेहरा लिए कहता है कि उसने बहुत सह लिया और अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। गुस्से में गूंग आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि याओ अपने लिए बुरा अंजाम मांग रहा है। तभी एक दृढ़ शांत आवाज दोनों को तुरंत लड़ाई रोकने का आदेश देती है। ये लिन थी जो उन्हें अपने कमरे में लड़ने की हिम्मत के लिए डांटती है। गूंग गंभीर चेहरा लिए लिन से पूछता है कि वह आखिर है कौन। लिन खुलासा करती है कि वह ऐसी शख्सियत है जिसे वाइस प्रेसिडेंट का बेटा भी नहीं छेड़ सकता और उसे बाहर निकलने को कहती है। गूंग डर जाता है और सोचता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने से पहले वह याओ को घूरता है और धमकी देता है। यह अभी खत्म नहीं हुआ। गूंग के जाने के बाद याओ लिन की ओर मुड़ता है और उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। लिन मुस्कुराती है और पूछती है कि जवाबी कार्रवाई करने का एहसास कैसा लगा। याओ हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छा लगा और दोनों इस सिचुएशन से मजा लेते दिखते हैं। याओ पूछता है कि क्या लिन को लगता है कि वह चुपचाप सब सहने की वजह से कायर है। लिन उसे देखकर कहती है कि वह कायर नहीं बल्कि बहुत दयालु इंसान है। वह कहती है कि वह उसकी सोच समझती है कि वह समाज में नया है और उसके कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन गंभीर चेहरा लिए कहती है कि उसे ऐसी सोच बिल्कुल पसंद नहीं। याओ चुप रहता है, लिन की सख्त बातों से हैरान। लिन शतरंज की मिसाल देती है। कहती है कि अगर वह हमेशा अच्छा बना रहा तो शिकारी उसका फायदा उठाएंगे। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि उसे कम मत समझे क्योंकि वह उससे कहीं ज्यादा जी चुकी है। वह बताती है कि ताकतवर लोग हमेशा उनसे डरते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता। वो कहती है कि जितना ज्यादा रुतबा और पैसा उतना ज्यादा डर। फिर वो खुलासा करती है कि याओ पूरी तरह अकेला नहीं है। याओ उसकी बात से कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि उसका मतलब क्या है। लिन उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि अब से वह उसकी रक्षक होगी। याओ उसका टखना छूता है और आंखों में आंसू लिए लिन का शुक्रिया अदा करता है। लिन हल्के से हंसती है, उसकी प्रतिक्रिया को मजेदार मानते हुए। वह उसकी ठुंडी पकड़कर कहती है कि बस शुक्रिया काफी नहीं और उसे छेड़ती है। याओ का चेहरा लाल हो जाता है। वह लिन की छेड़खानी से बोल नहीं पाता। हंसते हुए लिन कहती है कि यह मजाक था और उसे कॉन्ट्रैक्ट देने को कहती है। लिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है और याओ को राहत मिलती है कि उसकी नौकरी बच गई। लिन पूछती है कि क्या वह उसके पैर को पूरी तरह ठीक कर सकता है और याओ बताता है कि प्रक्रिया धीमी है। उसकी बोरियत देखकर याओ उसे सैर पर ले जाने की पेशकश करता है जिससे वह बहुत उत्साहित हो जाती है। याओ एक व्हीलचेयर लाता है और लिन उसकी इस सोच की तारीफ करती है। अचानक वो उसे गले लगाती है और कहती है कि वह उसे अपना बॉयफ्रेंड चुनेगी जिससे याओ हैरान रह जाता है। लिन उत्साह से व्हीलचेयर पर बैठती है और वह दोनों सैर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर याओ की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है। सोचती है कि उसका बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड व्यस्त होंगे। वह एक खास लंच बॉक्स लाती है जिसमें उसने प्यार से सूप बनाया है। अचानक वह कुछ अनपेक्षित देखकर ठिठक जाती है और लिली का नाम पुकारती है। उसे अपने बेटे की एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर गोन के साथ दिखती है। याओ की मां लिली से भिड़ती है और लिली बताती है कि उसने याओ से चोरी की वजह से ब्रेकअप कर लिया। मां हैरान होकर कहती है कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता।
गून तंज कसता है कि याओ ने उसका थीसिस चुराया और हॉस्पिटल में उस पर हमला भी किया। मां को चोरी और नौकरी छीनने की बात सुनकर सदमा लगता है। घबराहट में वह गून से गुहार लगाती है कि यह सब गलतफहमी होगी, लेकिन गून उसकी जिद से तंग आकर उसे जोर से धक्का देता है। उस पल में मां का प्यार से लाया लंच बॉक्स जमीन पर गिरकर टूट जाता है। गून टूटे सूप का मजाक उड़ाता है और याओ की मां को बेइज्जत करता है। कहता है कि वो इसे साफ करें। फिर भी याओ की मां खुद को संभालती है और अपने बेटे के लिए माफी मांगती रहती है। कोई और रास्ता न देखकर याओ की मां गून से अपने बेटे के लिए माफी मांगती रहती है। वह खुद को संभालती है। कोई और रास्ता न देखकर वो घुटनों पर बैठ जाती है। सोचती है कि अपने बेटे के लिए उसे यह करना ही होगा। जमीन पर घुटनों के बल वो गून से अपने प्यारे बेटे को एक और मौका देने की गुहार लगाती है। गून घमंडी हंसी के साथ कहता है कि वो उसकी भावनात्मक ब्लैकमेलिंग में नहीं फंसेगा। तभी याओ वहां पहुंचता है और अपनी मां को इस हाल में देखकर हैरान होकर चीख पड़ता है। वह दौड़कर उसे उठाता है और कहता है कि वह खुद को और बेइज्जत ना करे। नफरत भरी नजरों से याओ उस डॉक्टर को घूरता है जिसने उसके परिवार को अपमानित किया। फिर वह गुस्से में आगे बढ़ता है और गून की गर्दन को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। याओ की मां घबराकर उन्हें अलग करने की कोशिश करती है। कहती है कि घुटने टेकने की गलती उसकी थी। गला दबाए जाने के बावजूद गून याओ को ताने मारता है। उसे चुनौती देता है कि उसे खत्म करके दिखाएं। याओ ठंडी नजरों से जवाब देता है कि क्या उसे सचमुच लगता है कि उसमें हिम्मत नहीं। वो और जोर से उसकी गर्दन दबाता है और उसकी मां चीखकर उसे छोड़ने को कहती है। वह बेताबी से पूछती है कि क्या उसका बेटा उसकी बात सुन भी रहा है या पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। आखिरकार याओ शांत होता है। गून उसे सबके सामने खत्म करने की कोशिश का इल्जाम लगाता है। याओ की मां जल्दी से माफी मांगती है। सारा दोष खुद पर लेते हुए वो गून को इमरजेंसी रूम के खर्चे के लिए पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन गून नाराज होकर उसका हाथ झटक देता है और चिल्लाता है कि क्या वह उसे भिखारी समझती है। वह कहता है कि 1,00,000 युआन के लिए भी वह याओ को माफ नहीं करेगा और माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। नफरत से भरा याओ अपने दुश्मन को घूरता है। अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उस पल वह आगे बढ़ता है और गून के पेट में जोरदार मुक्का मारता है। गून तेज दर्द में जमीन पर ढह जाता है। समझ नहीं पाता कि यह क्या हुआ, लेकिन याओ रुकता नहीं। वो गून का कॉलर पकड़कर उसे फिर से उठाता है और आसानी से हवा में लटका देता है। याओ की एक्स गर्लफ्रेंड लिली दूर से यह हिंसक सीन देखती है। डर के मारे जड़ होकर याओ की मां भी सदमे में है। अपने मुंह पर हाथ रखे यकीन नहीं कर पाती। याओ की आंखें लाल चमक रही है। वह गून को चेतावनी देता है कि उसे उसकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। गून फिर भी तंज कसता है कि जगह कैमरों से भरी है और याओ का काम तमाम हो जाएगा। याओ की मां बेताबी से उसका नाम चीखती है। उसे तुरंत रुकने की भीख मांगती है। इधर लिली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को फोन करके जल्दी मदद मांगती है, लेकिन याओ इन धमकियों से बेफिक्र लगता है। ठंडी और दृढ़ नजरें बनाए रखता है। फिर वो बिना हिचक के गून को जमीन पर जोर से पटक देता है। बेरहमी से याओ गून के हाथ पर जोर से पैर मारता है, जिससे वह दर्द में चीख उठता है। याओ कहता है कि उसने धोखा और चोरी का इल्जाम सह लिया, लेकिन गून उससे छोड़ देने की भीख मांगता है या उसे कॉलर से खींचकर उठाता है और कहता है कि उसने उसकी मां को चोट पहुंचाने की हिम्मत की और यह वह कभी माफ नहीं करेगा। इसके साथ गून फिर जमीन पर गिरता है। अपनी चोटों से बेकाबू होकर करहाता हुआ याओ पास आता है और गंभीर चेहरा लिए गून से अपनी मां से माफी मांगने की मांग करता है। जमीन पर पड़ा और चोटिल होने के बावजूद गून मां से माफी मांगने से इनकार करता है और कहता है कि याओ सपने देखता रहे। उस पर याओ का गुस्सा फट पड़ता है। वह चेतावनी देता है कि गून को अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। वह फिर से आगे बढ़ता है। कसम खाता है कि वह तब तक लड़ेगा जब तक गून अपनी गलती न माने। याओ एक और जोरदार मुक्का मारता है, जिससे गून दर्द से मुंह से खून उगलता है। लेकिन तभी एक औरत प्रकट होती है और याओ को रुकने के लिए चिल्लाती है, जिससे याओ हैरान हो जाता है। वो औरत चेतावनी देती है कि बस बहुत हुआ, अगर वो और आगे बढ़ा तो जेल जाएगा। लिली दौड़कर उस औरत डायरेक्टर के पास जाती है और अपने नए बॉयफ्रेंड को बचाने की गुहार लगाती है। दबंग आवाज में डायरेक्टर याओ को गुम को छोड़ने का आदेश देती है। याओ चुपचाप उसे देखता है। डायरेक्टर उससे अपील करती है कि क्या ऐसा इंसान जेल जाने लायक है। उसकी मेंटोर की बातें याओ को अपनी मां की ओर देखने पर मजबूर करती है, जो दुखी होकर रो रही है।
डायरेक्टर शांति से याओ के कंधे पर हाथ रखती है और गून को छोड़ने को कहती है। उसकी बातों से प्रभावित होकर याओ आखिरकार गून को छोड़ देता है जो गिर पड़ता है। याओ अपनी मां को गले लगाता है और चेतावनी देता है कि अगर गून ने फिर कभी उसकी मां से पंगा लिया तो वह उसे गायब कर देगा। लेकिन गून उठता है और याओ पर सबके सामने उसे खत्म करने की कोशिश का इल्जाम लगाता है। डायरेक्टर उसे घूरती है और पूछती है कि क्या उसने सचमुच वो थीसिस लिखा था। उसे बेवकूफ ना बनाने को कहती है। दृढ़ता से डायरेक्टर बहस खत्म करती है और इस मामले पर किसी को भी बोलने से मना करती है। फिर वह याओ की ओर मुड़ती है और उसे अपने ऑफिस में इंतजार करने को कहती है। डायरेक्टर के ऑफिस में वह याओ और उसकी मां को देखती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि उससे क्या कहें। याओ की मां बॉस से माफी मांगती है, अपने बेटे की तलाश में हॉस्पिटल आने का दोष लेती है, लेकिन मेंटोर चेतावनी देता है कि गून का परिवार हॉस्पिटल में बहुत रसूखदार है। लेकिन याओ वो कहता है कि उसे परिणामों से डर नहीं, लेकिन उसकी मां बीच में बोल पड़ती है। डायरेक्टर का सब कुछ के लिए शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि यह सब याओ को खुद ही फेस करना होगा और डायरेक्टर ने पहले ही बहुत कुछ किया है। अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला जाता है और कोई डायरेक्टर का नाम चिल्लाता है। कमरे में सब चौंक कर उस तरफ देखते हैं। फिर एक विशाल डरावना आदमी अंदर आता है और पता चलता है कि वह गून का पिता है और वाइस प्रेसिडेंट। गुस्से में वह चिल्लाता है कि याओ ने उसके बेटे पर हमला किया और डायरेक्टर ने पुलिस तक नहीं बुलाई। वह डायरेक्टर के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह हॉस्पिटल की मालकिन है। डायरेक्टर याओ का बचाव करती है। वह कहता है कि गलती सिर्फ हमारे हीरो की नहीं थी, उसका प्रतिद्वंदी भी गलत था, इसलिए हमारे लड़के को सजा मत दो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी कोई सफाई सुनना ही नहीं चाहता। वह गुस्से में कहता है कि एक हिंसक नकलची प्लेजरिस्ट कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। ये सुनकर डायरेक्टर चुप हो जाती है और बहुत परेशान नजर आती है। आगे वह आदमी हमारे हीरो पर उंगली उठाकर कहता है कि वह इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। गुस्से में चिल्लाता है कि सिक्योरिटी तुरंत आकर इस लड़के को बाहर निकालो। तभी हमारा हीरो डायरेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि वह पीछे हट जाए, अब सब कुछ उस पर छोड़ दे। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वह अपनी बॉस से कहता है कि उस पर भरोसा करें, वह सब संभालेगा। डायरेक्टर उसके रवैया से हैरान हो जाती है, समझ ही नहीं पाती कि वह क्या करने वाला है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स पास आते हैं, हमारा हीरो उन्हें चैलेंज करता है कि सब एक साथ आओ। तभी हॉस्पिटल के सामने एक लग्जरी गाड़ी जोर से ब्रेक लगाकर रुकती है और उसमें से एक शख्स निकलता है। अच्छे कपड़े, चमकते जूते, साफ पता चलता है कोई बड़ा आदमी है। उसका नाम है झन, जो शक्तिशाली ड्रैगन किंग का निजी बॉडीगार्ड है। गेट पर एक नर्स उसे पहचान लेती है और तुरंत वाइस डायरेक्टर को बुलाने का ऑफर देती है, लेकिन वह बिना ध्यान दिए अपनी राह चलता रहता है। इधर ऑफिस के अंदर हमारा हीरो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को आसानी से हरा देता है। फिर अब मुड़कर कहता है कि अब वह इस हॉस्पिटल में और नहीं रह पाएगा। वह मां के पास जाकर कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुलता है और अंदर कोई अनजान शख्स दाखिल होता है। वह सीधे हमारे हीरो की तरफ देखता है और हीरो सोच में पड़ जाता है कि यह कौन है। नया आया आदमी हीरो से कहता है कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। हीरो जवाब देता है कि अफसोस अब नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह अपनी मां को घर ले जा रहा है। बॉडीगार्ड चुपचाप उसे घूरता है जैसे हालात को समझ रहा हो। तभी वाइस डायरेक्टर वहां पहुंचता है और उस विजिटर से माफी मांगते हुए पूरे झगड़े की गलती हमारे हीरो पर डाल देता है। लेकिन बॉडीगार्ड उसकी बातों को अनदेखा कर देता है और ठंडी आवाज में पूछता है क्या बेटा मर गया। ये सुनकर प्रतिद्वंदी का बाप गुस्से से चिल्लाता है कि उसका बेटा मरा नहीं है, बस मामूली सी बात थी। तब सूट वाला आदमी हमारे हीरो की तरफ देखता है और कहता है कि वह यहाँ ड्रैगन किंग के हुक्म से आया है। ये सुनकर हीरो हैरान रह जाता है और प्रतिद्वंदी का बाप भी यकीन नहीं कर पाता तो वह दंग रह जाता है। अब हमारा हीरो और बॉडीगार्ड कार में बैठे ड्रैगन किंग से मिलने जा रहे हैं। गाड़ी में बैठकर हीरो अपनी मां को कॉल करता है और कहता है कि वह जल्द ही घर लौट आएगा। हीरो सोचता है कि यह लोग अच्छे नहीं लगते, फिर पूछता है कि ड्रैगन किंग उसे क्यों बुला रहा है। बॉडीगार्ड उसे डांटते हुए कहता है कि राजा के बारे में बात करते वक्त अपनी जुबान संभालो। हीरो की पेशानी पर पसीना आ जाता है और वह सोचता है कि आखिर यह ड्रैगन किंग है कौन। नाराज होकर बॉडीगार्ड कहता है पूरे शहर का बच्चा बच्चा हमारे बॉस को जानता है।
फिर वह बताता है कि उसके बॉस का नाम है लॉन्ग जियानबू, जो जियानगा की अंडरवर्ल्ड का राजा है। हीरो को याद आता है कि कल वो जिस शख्स से मिला था वही असल में ड्रैगन किंग था। ड्राइवर भी इसकी पुष्टि करता है कि वह उसका निजी बॉडीगार्ड है। तभी लग्जरी कार पहाड़ की चढ़ाई वाली सड़क पर आगे बढ़ जाती है। गाड़ी जोर से ब्रेक लगाकर रुकती है। बॉडीगार्ड डॉक्टर की तरफ देखता है और हमारे हीरो से कहता है कि अंदर चलो। थोड़ा नर्वस होकर हीरो मान जाता है और खुद को तैयार करता है आगे जो भी होने वाला है उसके लिए। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां मुलाकात होनी है। बाहर एक खूबसूरत बगीचे में वह देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी बड़ी तल्लीनता से कैलीग्राफी सुलेख लिख रहा है। बॉडीगार्ड कहता है कि बॉस को तंग किया जाना पसंद नहीं है, इसलिए हमारे हीरो को वहीं रुकना होगा। हीरो चुपचाप उस अंडरवर्ल्ड बॉस को देखता रहता है जो पूरे ध्यान से कागज पर लिख रहा है। हीरो की नज़र कागज पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि कविता एक ऐसे वीर की है जिसने दुनिया जीत ली, सब कुछ दिल में समेटा, लेकिन आखिर में बूढ़ा हो गया और उसकी जिंदगी बेकार चली गई। अचानक हीरो धीरे से बुदबुदाता है। अफसोस। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी गुस्से में अपना ब्रश पटक देता है और घूर कर देखता है। उसकी खतरनाक आभा और डरावनी नज़र माहौल को भारी बना देती है। बॉडीगार्ड घबराकर हमारे हीरो का सिर झुकाता है और कहता है कि तुरंत माफी मांगो, लेकिन तभी बॉस खुद पूछता है तुम्हारा मतलब क्या था। हीरो धीरे धीरे समझाता है कि यह कविता उस सेनापति की है जिसे अपने समय में कभी सही मायनों में सराहा नहीं गया। फिर वह कहता है कि बॉस की भारी और सख्त लिखावट इस कविता की भावना से मेल नहीं खाती। वो लिखावट ज्यादा एक बहादुर लेकिन बूढ़े जनरल जैसी लगती है जो अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर है। ये सुनकर हीरो डर जाता है कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया, लेकिन सबको चौंकाते हुए बॉस जोर जोर से हंसने लगता है। वह मुस्कुरा कर कहता है कि लड़के की नज़र बहुत गहरी है और उसे लोगों को पहचानने की कला आती है। ये सुनकर हीरो खुद भी चौंक जाता है। फिर बॉस गंभीर हो जाता है और बताता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। उदास चेहरे से वह कहता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है और वह चाहता है कि हीरो डॉक्टर बनकर उसकी बीमारी का इलाज करे। लेकिन महोदय, मैं तो बस एक प्रशिक्षु चिकित्सक हूँ। इसके अलावा मुझे ठीक से ये भी नहीं पता कि आपको सही मायने में कौन सी बीमारी है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, देखो, यदि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वचन दिया और फिर भी कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुशी खुशी अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। ये सुनकर याऊ बहुत अधिक निराश हो जाता है। फिर अपने आप को सांत्वना देते हुए वह परीक्षण शुरू करता है। तभी याऊ पूरी तरह से हतप्रभ हो जाता है। उसे महसूस होता है कि ड्रैगन राजा का एक हाथ बिल्कुल बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडा था। फिर वह दूसरा हाथ भी जांचता है और यह वाला उबलते हुए पानी की तरह गर्म था। ड्रैगन राजा हमारे नायक को गौर से देख रहा था क्योंकि उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और वह उस जगह पर बिल्कुल जम गया था। फिर याओ कहता है, आपके पास बस 7 दिन का समय बाकी है। तभी श्री जोक बहुत क्रोधित होकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यह क्या बोल रहे हो? अपनी जीभ पर लगाम लगाओ। वो ड्रैगन राजा उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरी बीमारी का कोई कारण पता चला? याव आश्चर्यचकित होकर कहता है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आपको किसी ने जहर दिया है। राजा कहता है, ये सारे लक्षण मुझे 6 महीने पहले से गंभीर रूप से दिखाई दे रहे हैं। याव बोलता है, यह एक विशेष प्रकार का जहर है। प्राचीन पुस्तक के अनुसार ये परिवार की गुप्त तकनीक है, जहां जहर खून के अंदर छिपा रहता है। इसी कारण सामान्य चिकित्सा उपकरण इसे पकड़ नहीं पाते। ड्रैगन राजा बोलता है, 3 साल तक मुझे हमेशा ठंडक महसूस होती थी। याओ कहता है, और पिछले 6 महीने से आपको हमेशा गर्मी लगती है। ड्रैगन राजा हैरान होकर कहता है, बिल्कुल सही। याओ पक्का विश्वास करते हुए कहता है, अब मैं पूरी तरह निश्चित हूँ आपके शरीर के अंदर यंग्यांग सर्प जहर डाला गया है। श्रीज कहता है, तो क्या अब तुम इसे ठीक कर पाओगे? याओ अपने मन में उस प्राचीन पुस्तक में झांकता है और उसे पता चलता है कि इसके लिए स्वर्गीय नेत्र की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सिर के माथे के बीच में होता है जो संसार की किसी भी चीज को देख सकता है, चाहे वह भूत हो, अदृश्य चीज हो या सूक्ष्म स्तर का छोटा पदार्थ हो। कोई भी चीज इसकी नज़र से बच नहीं सकती। ड्रैगन राजा के अंदर जो जहर है वह एक बाल जितना छोटा है और वह उसके शरीर में एक परजीवी की तरह घूम रहा है। वह ड्रैगन राजा से पूछता है, क्या आपको स्वर्गीय नेत्र के बारे में कुछ पता है? वह व्यक्ति बहुत गंभीर हो जाता है। याऊ कहता है, हाँ, बस इसी चीज से आपके शरीर के अंदर बिना चीरा लगाए झांका जा सकता है और इस जहर को निकाला जा सकता है। ड्रैगन राजा बोलता है, मेरे हिसाब से इस दुनिया में मेरे अनुमान से गिनती के 3 लोगों के पास ये शक्ति है।
पहला वदान पर्वत का प्रमुख, दूसरा लोंगू पर्वत का प्रमुख और तीसरा तिब्बत का बुद्ध। अब कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है। हमारा नायक 2 और से गाड़ी में घर लौट रहा था। याओ सोच रहा था कि किसने ड्रैगन राजा को इतनी शक्ति के बावजूद जहर दिया होगा। 1 घंटे पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ड्रैगन राजा अपनी कमीज उतार रहा था और उसकी पीठ पर एक अजीब सा बैंगनी निशान था। याओ बोलता है, ड्रैगन राजा आपको इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है, क्या आप तैयार हैं? ड्रैगन राजा हमें जवाब देता है। याओ एक गहरी सांस छोड़ता है और एक सुई लेकर ड्रैगन राजा की पीठ पर अलग अलग जगहों पर चुभोते हुए एक विशेष तकनीक का प्रदर्शन करता है। इस दौरान ड्रैगन राजा को बहुत अधिक दर्द हो रहा था, वह पसीने से तरब-बतर हो रहा था। इस तकनीक का नाम बताया जाता है नवी सुई मिंगम बिंदु तकनीक। कुछ ही पलों में उसका काम पूरा हो जाता है। श्री झू और याओ उसे संभालते हैं। तभी झू कुछ देखकर पूरी तरह से हतप्रभ हो जाता है। दिखाया जाता है कि ड्रैगन राजा की पीठ पर अब कोई भी निशान नहीं था, वह पूरी तरह सामान्य हो चुका था। याओ कहता है, अब ड्रैगन राजा 1 महीने तक ठीक रहेगा, लेकिन हमें जल्द से जल्द उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास स्वर्गीय नेत्र है। श्री झू कहता है, मैं अभी बुद्ध को ढूंढने के लिए रेगिस्तान की ओर निकल जाऊंगा। वह निश्चित रूप से हमारे ड्रैगन राजा की मदद करेगा। वो ड्रैगन राजा याओ को कृतज्ञता प्रकट करता है। दृश्य फिर से वर्तमान में स्थानांतरित होता है, जहां याओ श्री झू के साथ बात कर रहा था। श्री झू कहता है, मैं जितनी जल्दी हो सके बुद्ध को ढूंढ लूंगा। तभी याओ पूछता है, मुझे बताइए ये बाघ सूची क्या है, जिसमें हमारे ड्रैगन राजा का भी नाम है। झू उसे समझाता है, जैसे फोर्ट्स की अरबपतियों की सूची होती है, जिसमें दुनिया के अति धनवान लोगों के नाम होते हैं, वैसे ही बाघ और ड्रैगन सूची वास्तव में युद्ध कला जगत की सूची है। यदि बाघ सूची की बात करें तो हर 5 साल में एक प्रतियोगिता होती है, जहां युद्ध कला के कलाकार दुनिया के हर कोने से आते हैं और एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं। जो शीर्ष 30 में आते हैं उनके नाम इस सूची में दर्ज किए जाते हैं। हमारे ड्रैगन राजा बीमार होने से पहले 12वें स्थान पर थे। जहां तक ड्रैगन सूची की बात है, ये हर 10 साल में एक बार आयोजित होती है। यहाँ हर साल लोग आते हैं जो सूची में शामिल लोगों को चुनौती देते हैं। इस सूची के सभी लोगों के नाम एक पत्थर की पटिया पर खुदे होते हैं। इन्हें युद्ध कला जगत का महागुरु कहा जाता है। वदान पर्वत और लोंगू पर्वत के प्रमुख दूसरे और तीसरे स्थान पर है। 5वां स्थान एक लड़की का है जो मुरोंग परिवार से है और पहला स्थान शियाओजी का है, जिसे युद्ध कला जगत का सम्राट कहा जाता है। उसने अकेले 5000 लोगों की सेना को हरा दिया था। हर साल बहुत से लोग उसे चुनौती देते हैं, लेकिन सभी मिलकर भी उसकी भयानक शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वह केवल 35 साल का है और पिछले प्रतियोगिता में ही वह उभरा था। याओ हैरान होकर कहता है, तो वो केवल 25 साल की उम्र में उसकी शक्ति ईश्वरीय स्तर की है। जो उसे समझाता है, आज नहीं तो कल उसका नाम ईश्वर सूची में दर्ज होगा। याओ हैरानी से उसे सुनता है। ईश्वर सूची के बारे में दुनिया के बहुत कम लोगों को पता है। इसकी प्रतियोगिता हर 30 साल में एक बार होती है। याओ कहता है, मैं एक बार उनसे मिलना चाहूंगा। श्री झू उसे चिढ़ते हुए देखता है। याओ कहता है, क्या उनके 4 हाथ 3 सिर हैं या वे कैसे होंगे? वह बहुत ही अविश्वसनीय बातें सोचता है और उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।